जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो यह इंटर के अध्याय 3 से आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो हेलो बच्चों, मैं आप लोगों का सर पुष्पराज कुमार, और आज हम आप लोगों के सामने संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित एक भाषण था, उसका वर्णन लेकर के आए हैं। तो इसके बारे में भी कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करेंगे, और इंटर के एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं या आ सकते हैं उसको लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसको हम लोग शुरू करें। संपूर्ण क्रांति है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर हमने रखा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। आप लोग याद रखिएगा, बाउल इनके बचपन का नाम था। और जयप्रकाश नारायण, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो 1974 ईस्वी में। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, यह पुस्तक बहुत फेमस है और प्रश्न पूछा गया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी में भी पूछ सकता है जो हिंदी का इस बार एग्जाम देंगे बच्चे। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, आप इसको याद रखिएगा। तो इसके जो राइटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। दलाल, तो अमेरिका का दलाल इन्हें कहा गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था तो जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है। नई पीढ़ी के हाथ में है। अगर यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, आप लोग याद रखिएगा कि किसके हाथ में है, तो नई पीढ़ी के हाथ में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया 2 बार। संपूर्ण क्रांति कैसी रचना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, विधा पूछ सकता है। तो यह भाषण है। और लोक नायक किसे कहा जाता है। तो वीडियो के फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि लोक नायक किन्हें कहा गया है, जयप्रकाश नारायण को। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस अध्याय से लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो नंबर 1 पर हमने रखा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए, पहला नंबर जान लीजिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी यह बाहरसी पार्टी था, जैसे कि रूस में इसका ज़्यादा देखा गया है, और इसका नेता लेनिन था। तो आइए इसको पढ़ते हैं और शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जिस समय जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत आए, उस समय भारत किसका गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम था। और इन्होंने लेनिन से सीखा था, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के कम्युनिस्ट को उस देश की आज़ादी की लड़ाई में, यहाँ अड़ा होगा थोड़ा सा, आप लोग दे रखिए, लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए। मतलब जो देश गुलाम है और उस देश में अगर आज़ादी के लिए कोई व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है तो कम्युनिस्ट को फर्ज बनता है कि वो उसके साथ लड़े। लेकिन भारत की आज़ादी तो उस समय पूंजीपति लोग लड़ रहे थे, उसमें मजदूरों का तो कोई योगदान था नहीं। शुरुआती दौर में पूंजीपति लोग लड़ रहे थे, और इसीलिए कम्युनिस्ट में भाग नहीं हुए। और इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस पार्टी का चयन किया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले देश की आज़ादी को प्राथमिकता दी। मतलब कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय आज़ादी में उतना सक्रिय नहीं था, तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो इसका आंसर है, बहुत नॉर्मल है, कि जयप्रकाश नारायण बेल्लोर अस्पताल, ठीक, बेल्लोर अस्पताल जाते समय अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ मद्रास में रुके हुए थे। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि किनके मित्र थे ईश्वर अय्यर, जयप्रकाश नारायण। वहीं उनकी मुलाकात किनसे हुई, दिनकर जी से हुई थी। और देश की राजनीति पर गहरी चिंता जताई थी उन्होंने, कुछ कविताएं भी सुनाई। और उसी रात वापस जाने पर उन्हें क्या हुआ, दिल का दौरा, हार्ट अटैक आया, और विलिंगडन नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया, दिनकर जी का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। मतलब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है। तो इसका सिंपल प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बापू की यह विशेषता थी कि कोई उनका विरोध, जयप्रकाश नारायण के अनुसार, कि कोई उनका विरोध उनके सामने भी करता तो वे हमेशा
मुस्कुराते रहते, परंतु अकेले में समझाते थे, अकेले में आके बताते थे कि तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और वहीं नेहरू जी के बारे में बताते हैं कि नेहरू जी के बारे में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, आदर और प्रेम करते थे, पर उनकी कटु आलोचना भी करते थे। जहाँ पर गलती होता था तो वहाँ पे कटु आलोचना भी करते थे, और हमेशा नेहरू जी इनकी आलोचना का बुरा नहीं मानते थे। तो यह 3 प्रश्न लघु उत्तरीय से हमने रखा है, क्योंकि ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता है। अब थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं जयप्रकाश नारायण के आरंभिक जीवन के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले तो इनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1903 ईस्वी में बिहार के तत्कालिक सारण जिला के सिताब दियारा गांव में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका घर लाल टोला के घाघरा नदी के किनारे पर स्थित था। इतना तो जाएगा नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, घाघरा नदी के किनारे पर स्थित था, जहां पर आए दिन बाढ़ आते रहते थे। इस वजह से इनका घर आए दिन किसी न किसी तरह से बाढ़ प्रभावित होता था। इस वजह से बचपन में ही उनका परिवार इस स्थान से हटकर कहीं कुछ किलोमीटर आगे चला गया। यह तत्कालिक स्थान अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मतलब अब जो बाढ़ की स्थिति के कारण जो इनका परिवार कुछ दूर आ गया था, तो अब यह उत्तर प्रदेश के राज्य में पड़ता है वर्तमान समय में। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था, और इनके पिता का नाम हर्षु दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। इनके पिता स्टेट गवर्नमेंट के कैनल विभाग में कार्यरत थे। ये इनका आरंभिक जीवन था। इससे संबंधित कुछ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बच्चों, यह कुछ प्रश्न था, और अब हम लोग जानेंगे जयप्रकाश नारायण की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या किया, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका में उनके बिताए गए समय का वर्णन आप लोग अपने नोटबुक में करें। तो ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साहित रहते थे। इन्होंने विद्यापीठ में अपने कोर्स को पूरा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बनाई। इसके उपरांत महज 20 वर्षों की उम्रावस्था में ही इन्होंने जासूस नाम के अमेरिका जाने वाली एक कार्गो शिप से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। इस समय प्रभावती देवी साबरमती में ही महात्मा गांधी के आश्रम में ही थी। जयप्रकाश 8 अक्टूबर 1922 को कैलिफोर्निया पहुँचे। इनके उपरांत जनवरी 1923 में इन्होंने बर्कल में दाखिला प्राप्त किया यूनिवर्सिटी में। इस समय इन्हें कहीं से भी किसी की तरह आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती थी। देखिए, ये प्रश्न पूछता है बार बार। अतः इस समय शिक्षा की फीस भरने के लिए इन्होंने कभी किसी मिल फैक्ट्री में, तो कभी होटल में बर्तन धोने का काम, कभी गैरेज में गाड़ी बनाने का कार्य किया। इसके बाद इनकी शिक्षा में कठिनाई आई। वकीली की फीस भी दुगनी हो गई थी, कर दी गई थी, और कर दी गई थी। इन्होंने यह विश्वविद्यालय छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ लोया में अपना दाखिला कराना पड़ा, और इन्होंने इसके बाद भी कई विभिन्न विश्वविद्यालय में समय समय पर दाखिला पैसों की कमी की वजह से कराना पड़ा। इन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान सोशियोलॉजी की पढ़ाई की, जो इनका पसंदीदा विषय था। देखिए, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन पूछेगा नहीं। सोशियोलॉजी इनका क्या था, पसंदीदा विषय था। और इस अध्ययन के समय इन्होंने प्रोफेसर एडवर्ड रोस से काफ़ी सहायता प्राप्त हुई थी। प्रोफेसर एडवर्ड रोस इनकी काफ़ी मदद किए थे। और जो आप लोगों का चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, तो उसको भी हमने एक पॉइंट बना के रखा है। तो आप लोग इसको लास्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर ये। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित ही जो भी इस बार इंटर का एग्ज़ाम देंगे, हिंदी से संबंधित जो भी होंगे, उनके सामने वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। और सभी बच्चों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इंटर के एग्ज़ाम में हम लोग अध्याय बाई अध्याय इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें। और यह जो वीडियो बन रहा है, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक पर मिलेगा, छात्र शिक्षक पाठशाला, वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ये सब PDF मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की बिहार की संपूर्ण क्रांति के बारे में बताया गया है कि वर्ष 1960 में उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पुनः राजनीति में आने का निर्णय लिया। मतलब कुछ समय के बाद इन्होंने राजनीति छोड़ दिया, बट 1960 के बाद इन्होंने पुनः 1974 में देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा था, आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पा रही थी, सरकार पूरी तरह निरस्त हो चुकी थी। ऐसे समय में देश को एक नई क्रांति की आवश्यकता थी, और जयप्रकाश नारायण ने इसी समय गुजरात में होने वाले नवनिर्माण आंदोलन की बागडोर संभाली। 72 वर्ष की उम्रावस्था में इन्होंने 8 अप्रैल 1974 पटना में मौन जुलूस का आगाज किया। इस जुलूस में सरकार ने
लाठियां बरसाई। इसके बाद 5 जून को इन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यह एक क्रांति है। देखिए, जो उन्होंने कहा था उसको थोड़ा सा हम लोग अंडरलाइन करेंगे, 1 मिनट। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, कहा था कि यह क्रांति, हम लोग यहाँ केवल तत्कालिक विधानसभा के विलय देखने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि यह हमारे रास्ते का पहला पड़ाव है। भारत की आज़ादी के 27 वर्ष के बाद भी जनता महंगाई, भूखमरी, भ्रष्टाचार आदि से ग्रसित और परेशान है और देश में कहीं भी न्याय नहीं हो रहा है। इस समय देश को संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। और वर्ष 1974 में इन्होंने बिहार के छात्रों के साथ मिलकर छात्र आंदोलन की शुरुआत की। 1974 ईस्वी में यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया और छात्रों के अलावा आम लोग भी इससे जुड़ने लगे। यही आंदोलन कालांतर में बिहार आंदोलन कहलाया और इन महत्वपूर्ण आंदोलन को जयप्रकाश नारायण ने शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। तो बच्चों, यह अध्याय 3 था। अध्याय 2 का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है और यहाँ कुछ है कि आप लोग छात्र शिक्षक पाठशाला के साथ बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें, यह यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अगर आप लोगों का लाइक शेयर मिलता है तो बहुत ही मोटिवेट होते हैं। और तो जल्दी से इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जब तक के लिए मैं पुष्पराज कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए